ओके दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे, हम केवीएस के लिए एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। अब क्लास 9th की ये एनसीईआरटी साइंस का लेक्चर है। क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का लेक्चर है। आपको पता है साइंस में 3 डिवीज़न है फिजिक्स का। साइंस में 3 डिवीज़न है। वन इज़ फिजिक्स, वन इज़ केमिस्ट्री एंड अदर वन इज़ बायो, है ना। तो ये और तीनों आपस में डिस्टिंक्ट डील करे जा सकते हैं, अलग अलग पढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको आपकी सगमता के हिसाब से, मतलब जो आपको आसानी से समझ आ सकता है, उस हिसाब से सीरीज उठा के चलूँगा। अब आप लोगों में से देखो, एलिगेशन पता नहीं क्यों लगाते हो आप लोग, पैसे थोड़ा दे रहे हो मुझे। आप लोगों में से कई लोग कहेंगे चैप्टर 1 से कराओ, मैं तो सारे ही कराऊंगा, ठीक है ना, लेकिन एक पैटर्न के हिसाब से, ठीक है ना। फिजिक्स के एक चैप्टर उठाऊंगा, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर बायो का एक चैप्टर, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब ये तो नहीं सोच रहे ना इसके लिए और लिखूं, इतना मत गिरना भाई, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं वर्क किसे कहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सबसे इजी लैंग्वेज में समझाऊं, और अगर आप थोड़ा भी दिलचस्पी रखते हैं सीखने के लिए तो आपको समझ जरूर आएगा। इन्होंने कह दिया वर्क इज सेट टू बी डन only when applied force causes डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा जब भी आप किसी वस्तु पे बल लगाओगे, मान लो ये पिन को ही ले लो, इस पिन पे मैं बल लगा रहा हूं। अब बल लगा रहा हूं तो ये डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस कर रहा है का मतलब है अपनी जगह से हिल रहा है। अगर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है तभी ये वर्क कर रहा है, अदरवाइज वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या कहेंगे? किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल अगर विस्थापन करता है तो कार्य कहलाता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में लिखना चाहो तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बहुत इजी है, ठीक है ना। अब एक्चुअल में ना ये फॉर्मूला नहीं होता है वर्क का। अगर हम सही से पढ़ें और डिटेल में पढ़ें तो वर्क का अपना फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। ये जो एरो लगा होता है ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है, और मैं साइंस की प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन वेक्टर होता है। तो कार्य का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डी। ये एरो का साइन होता है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। किसके लिए? वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये डॉट का मतलब क्या होता है? देखो, वेक्टर में ना 2 तरह के मल्टीप्लाई होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट डॉट से दिखाते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस से दिखाते हैं। और याद रखना, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो आता है स्केलर क्वांटिटी। क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो आता है वो आता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्केलर वेक्टर क्या होता है मैं साइंस की प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब डॉट का मतलब होता है अगर आपके पास है ए डॉट बी तो उसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। और अगर आपके पास है ए क्रॉस बी तो उसका मतलब है ए बी साइन थीटा। ये इनके फॉर्मूले होते हैं जो कि फिजिक्स के क्लास 11th में आते हैं। आपको उतना डिटेलिंग में नहीं जाना, आपके लिए इतना काफ़ी है। क्या कहा मैंने? जब भी डॉट देगा एरो के साथ तो उसका मतलब है कॉस थीटा, और क्रॉस देगा एरो के साथ तो उसका मतलब है साइन थीटा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वर्क का जो असली फॉर्मूला बन गया वो बन गया एफ डी कॉस थीटा। अब सुनते रहे ना। अब मैं ये भी बताऊंगा कि ये वर्क इक्वल टू एफ डी हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम एफ डी कॉस थीटा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है। अब मान लो फॉर एग्जांपल, अभी क्लियर करूंगा, ठीक है ना, बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप पढ़े हो तो। देखो, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क।
हिंदी में कहते हैं कार्य के प्रकार। हो सकता है आपने आज से पहले ना पढ़े हो, लेकिन अब आपको आज ये बहुत समझ आएंगे और मज़ा आएगा, ठीक है ना। आपके लाइक्स और कमेंट ही डिसाइड करते हैं कि मैं समझता हूँ कि कितने लोगों तक ये बातें पहुँच रही हैं, ठीक है। तो वर्क के बच्चों 3 टाइप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क, हिंदी में कहते हैं घनात्मक कार्य। एक होता है नेगेटिव वर्क, इसको कहते हैं ऋणात्मक कार्य। ये 3 वर्क होते हैं बेसिकली। कई जगह क्या होता है, इनको क्लासिफाई तो नहीं करा जाता, लेकिन तीनों पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये पूरा कंसेप्ट है, इसके बीच में से कई चीज़ें आपको कराई जाए, समझ आ जाए, चलेगा। लेकिन जब हम पूरा कंसेप्ट लेके चलेंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ें अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी मैं समझाऊंगा ये तीनों, और फिर ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि हम कॉस थीटा क्यों नहीं लेते हैं, या क्लास 9th के एनसीईआरटी में वो फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा है, ये वाला, ठीक है ना, समझाऊंगा। हालांकि क्लास 9th के एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला वही लिखा है, लेकिन इसके क्वेश्चन डाल रखे। अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे। अब देखना, पहले आते हैं पॉजिटिव वर्क में। अगर आप किसी वस्तु को जिस तरफ धक्का दे रहे हो, जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो, वो उसी तरफ डिस्प्लेस करे, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज आर सेम, इज सेम। मतलब जिस तरफ फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। और वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की जगह 0 रखोगे तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस 0। और जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी हो, और हम तो पढ़ाएंगे, कॉस 0 क्या होता है 1, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला एफ डी। तो ये वही फॉर्मूला पड़ गया जो हम पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप इस क्रॉस की जगह साइन थीटा मत लिख देना, मैंने कहा था ए क्रॉस बी की जगह साइन थीटा नहीं लिखते, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जगह लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। कंसेप्ट को मर्ज मत करना और गलत मत करना, ठीक है। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आप अब इमेजिन करके देखो डेली लाइफ में, आप इमेजिन करके देखो डेली लाइफ में, अगर 100 वर्क आपके दिमाग में आएंगे, मतलब वर्क के 100 एग्जाम्पल आपके दिमाग में आएंगे, तो उनमें से 95 पर वर्क, और मैं कहूँ 99 वर्क पॉजिटिव वर्क होगा। क्या होगा, इसीलिए पॉजिटिव वर्क का फॉर्मूला ही किताब में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है ना। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका एग्जाम्पल तो कुछ भी लिख सकते हो, पुशिंग अ बॉक्स, पुलिंग अ बॉक्स, कुछ भी, है ना। अब आते हैं नेगेटिव वर्क, हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक कार्य। हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक कार्य। यहां थोड़ा आपको फोकस करना और समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आपके फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो उस तरह के वर्क को कहते हैं नेगेटिव वर्क। इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू ईच अदर, यदि बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। बहुत इजी। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। अब थीटा आ गया मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री। हम तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रख लो कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 90 डिग्री होता है 0, और कॉस 180 डिग्री होता है -1। ये 3 वैल्यू याद रखना,
अभी के लिए फिलहाल, ठीक है ना। अभी आगे जाते जाएंगे तो हम इनको एक्सपेंड करते जाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो W इक्वल टू माइनस एफ डी, इस नेगेटिव के वजह से इस वर्क को कह दिया नेगेटिव वर्क। देखो नेगेटिव कुछ नहीं होता, बस वो साइन कन्वेंशन है, समझने के लिए है। अब इसके एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन चीज है समझने के लिए। पहला आता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, हिंदी में घर्षण बल द्वारा किया कार्य। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, समझने की कोशिश करना। देखो सब समझाएंगे। मान लो ये आपकी बाइक है, कार है, कुछ भी है, ठीक है ना, ये आगे की तरफ मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ आप चलेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल लगता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स में इन दोनों की डायरेक्शन के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री। इसीलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया, नेगेटिव वर्क, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे देता हूं। ये नेगेटिव वर्क वाला कई बार पेपर में आ रखा है कि आइडेंटिफाई द नेगेटिव वर्क फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्क डन बाय कोई पत्थर को आपने ऊपर की तरफ फेंका। पहले तो ग्रेविटी पता होना चाहिए क्या होता है। ग्रेविटी मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका तो मूव किस तरफ कर रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है, नीचे की तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। अपोजिट डायरेक्शन होते ही एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी। इज दैट क्लियर। चलो अगर यही ऑब्जेक्ट अब नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब आपने ऊपर फेंका, एक समय बाद नीचे आ रहा है, इस समय इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे की तरफ। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लगता है डाउनवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन हो गई सेम। अब ये बन जाएगा पॉजिटिव वर्क। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वर्क। यहां तक जो बच्चा मेरे साथ चला है, यहां तक जो बच्चा मेरे साथ चला है, उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी वर्क के क्वेश्चन करने के लिए। अब आता है जीरो वर्क। क्या आता है, जीरो वर्क। सुनते रहना। when the direction of force and displacement perpendicular to each other, या फिर when डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। दो केस आ गए जीरो वर्क के। यानी कि जीरो वर्क के लिए, जीरो वर्क के लिए दो कंडीशन होती है, या तो थीटा 90 डिग्री हो या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं। अब आप में से कई सोचते हैं कि ये कंसेप्ट पढ़ के क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ के होगा। भाई सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और नहीं चाहिए और ज़िंदगी भर यही ड्रामा करना है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, तो वही करते रहो, ठीक है ना। पहले इसको समझा देता हूँ। मान लो एक बहुत बड़ा पहाड़ है और आप इसे धक्का दे रहे हो, तो आप चाहे जितना मर्जी फोर्स लगा लो, आप चाहे जितना मर्जी फोर्स लगा लो, ये पहाड़ तो मूव नहीं करेगा। तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। इसी का एक दूसरा सिनेरियो भी है, क्योंकि यहाँ पे डी फॉर डिस्प्लेसमेंट है, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। और मैं आपको विस्थापन डिटेल में पढ़ा चुका हूं। मैं यही कह रहा हूं, आप मुझे नहीं समझ पाओगे तो आप किसी को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं आपके हिसाब से चल रहा हूं। आप होगा सोचोगे किसी और से सीख लूं, वहां भी तो आपको कोशिश खुद ही करनी पड़ेगी ना। चलो अब सुनना, दूसरा सिनेरियो क्या होता है। अगर आपने किसी वस्तु को उठाया
सर पे रखा, कमर पे रखा, मुंह पे रखा, कहीं रखा, आप घूम के कहीं पे भी गए और वापस यहीं आ गए, तो आपको पता है अगर जहां से आपने शुरू किया और जहां आपने अंत किया, द पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड एंड द पॉइंट वेयर यू एंड आर सेम, इज सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यानी कि एक सिनेरियो तो ये हो गया कि आप उसे धक्का दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो और वो मूव नहीं कर रहा, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप किसी वस्तु पे फोर्स लगाया, बल लगाया और घूम के वहीं आ गए जहां से स्टार्ट किया, उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो वर्क क्या होगा, जीरो। इज दैट क्लियर? जैसे कि मान लो आप रेलवे स्टेशन पहुंचे, ऐसा करना नहीं है, फिर भी आपने कुली को कहा मेरा सामान उठाओ, बेचारे कुली ने सामान सर पे उठाया और कुली घूमता रहा, उसके बाद आप वहीं लाके छोड़ दिए सामान कुली से जहां से आपने उठाया था, और अब आप कुली से कह रहे हो कि आपने कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग काम का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और आपने जहां से शुरू किया था वहीं अंत किया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है ना? ऐसा करना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। ये वाला केस बहुत टेक्निकल है और बहुत मजेदार है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाए तो वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस 90, और अभी पीछे मैं बता चुका हूं कॉस 90 होता है जीरो, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डी इंटू जीरो, वर्क इक्वल टू जीरो। वर्क क्या हो गया, जीरो। अब आप में से एक बच्चा सोचने लगता है, देखो जब हम छोटे थे ना तो हम क्या सोचते थे कि यार फैक्ट तो इस तरफ रहा हूं, जा इस तरफ रहा, लेकिन ऐसे नहीं सोचना। अब कैसे सोचना है मैं बताता हूं। बहुत परफेक्ट एग्जांपल है और आपको हमेशा समझ आएगा। एक धागे में आपने पत्थर बांधा और आप घुमा रहे हो, ठीक है, सुनते रहना। अब आप इस पत्थर को घुमा रहे हो, देखो एग्जाम्पल से और कंसेप्ट से ऐसा नहीं है यही टॉपिक क्लियर होगा, इसके साथ इसके सब टॉपिक भी क्लियर होते चले जाते हैं। ये पत्थर को इस गोल रास्ते में, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कौन फोर्स कर रहा है? इस पत्थर को इस गोल रास्ते में घूमने के लिए कौन फोर्स कर रहा है? ये धागा, ये धागा है ना, यानी कि धागा अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसके वजह से पत्थर गोल गोल घूम रहा है, और इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्रण बल। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये धागा टूट जाता है तो पत्थर सीधा निकल जाएगा, मतलब जैसे ही धागा टूटेगा पत्थर सीधा निकल जाएगा, और सीधे को कहते हैं टेंजेंशियली, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है ना? यानी कि फोर्स की डायरेक्शन थी इनवर्ड, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ, और पत्थर जहां पे भी छूटेगा कैसे भागेगा? टेंजेंशियली। कैसे भागेगा? टेंजेंशियली। और आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो यानी कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है फोर्स 90। अगर मैं यहां बात करूंगा तो यहां पे भी फोर्स तो अंदर की तरफ लगेगा और उसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगी? टेंजेंशियली। हालांकि वो टेंजेंशियली मूव नहीं करेगा, क्योंकि अंदर की तरफ जो ये फोर्स लग रहा है ये इसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाए तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियली। तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाता है एफ डी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या आ गया? 90, इसीलिए वर्क क्या हो गया? जीरो वर्क। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो ये एग्जाम्पल था जीरो वर्क का। तो आज हमने पूरा वर्क पढ़ लिया। मैं कह रहा हूं अब वर्क के 3 टाइप, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। और वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, और डिटेल में जाओ तो वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी, और ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है? स्केलर क्वांटिटी। और वर्क की यूनिट अगर देखना चाहते हो, तो वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू डी, फोर्स है न्यूटन, डिस्टेंस है मीटर, तो आ गया न्यूटन मीटर। और इसकी एसआई यूनिट एक और होती है जूल। देखो पढ़ने का ये एग्जैक्ट तरीका है। क्या एग्जैक्ट तरीका है?
कि आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ना है। अब मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ओपन चैलेंज। चाहे DSSS हो, चाहे KVS हो, चाहे NVS हो, जनरल साइंस में जहां भी फिजिक्स आती है, इवन सब्जेक्ट स्पेशल की बात कर रहा हूं, अगर आप TGT साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और वहां पे साइंस सेक्शन में वर्क आता है, तो उसका भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर सको। चलो